हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए शुरू करते हैं। हम आज के विज्ञान की दूसरी क्लास है हमारे जंतुओं से रेसों से वस्त्रों तक की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, ऊन तैयार करने की विधि, रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम प्राप्त करना, और ये दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखो, फालतू की बकवास हमें कुछ नहीं पढ़नी, केवल काम काम की चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो बजाय मैंने एनसीईआरटी का नोट्स के पूरी एनसीईआरटी की किताब ही उठा ली है। मैं टॉपिक एक को एक टॉपिक मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। कपास के पौधे के बिनोले से रुई तथा पटसन या सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे। ठीक है, तो जूट के रेशे किससे मिलते हैं? पटसन या सनई। ठीक है, सनई पहले बोते थे और ये पश्चिम बंगाल में होती है फिलहाल पटसन वगैरह। तो इसके पौधों के तने से क्या मिलती है? जूट। ठीक है, कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है, जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे कहा जाता है। ठीक है, तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं वो कैसे हमारे जांतव रेशे हैं। ठीक है, ऊन तथा रेशम प्रमुख जांतव रेशे हैं। ठीक है, ऊन के रेशे भेड़ अथवा ठीक है जो ऊन के रेशे हैं भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम के कीट कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो रेशम का कीट कौन सा? हमारा कोकून, ध्यान रखना है। ऊन के उपयोग से स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऊन प्रदान करने वाले जंतु। देखो, सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। हालांकि अन्य जंतु, देखो इनके अलावा अन्य जंतु कौन कौन से? हमारे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर का बालों का उपयोग ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। जिन वास स्थानों पर बालों से ढके जंतु पाए जाते हैं वहां उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। देखो, ये सी टाइट का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाली अंगोरा बकरी से, ठीक है, अंगोरा बकरी से, तो अंगोरा बकरी कहाँ पाई जाती है? हमारी जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना, क्या बोलते हैं इसको? पश्मीना। ठीक है, पश्मीना सोल बनाई जाती है। कौन सी बकरी से? कश्मीरी बकरी से। ठीक है, पश्मीना ऊन की सोल बनाई जाती है। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ठीक है, याक का जो है कौन कौन प्रचलित है? यानी तिब्बत और लद्दाख। ठीक है, याक का ऊन। दक्षिण अमेरिका में लामा और एंजेली नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। कौन से? लामा और एंजेलिस। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, ये जंतु आ गए घने बालों वाली भेड़, याक है, ऊंट है। देखो, ये लामा, एंजेलिस नहीं, वो एल्पे का था। अभी जो बोला था मैंने क्या था? वो एल्पे का था। तो ये क्या? हमारी अंगोरा बकरी है। ठीक है, और ये बकरी है। देखो, इससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। और ये क्या? हमारा लामा है। तो ये सभी जंतु हैं जिनसे हमें मतलब ऊन प्राप्त होती है। ऊन तैयार करने की विधि पढ़ेंगे। आपने महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोए अधिक मुलायम, पतले तथा हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो दो प्रकार? एक तो दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भेड़ पालन और प्रजनन। हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, कौन कौन से? हमारे हिमाचल प्रदेश, देखो जम्मू कश्मीर तो आती आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में, या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी भागों में गड़ेरियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। भेड़ शाकाहारी होती हैं और वे घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। ठीक है, तो गड़रिये जो हैं उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली आदि खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है। और देखते हैं नेक्स्ट,
भेड़ की कुछ नस्ल के शरीर पर घने लंबे बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में, ठीक है, जनक के रूप में इनकी चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। कैसा प्रजनन कहते हैं? वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट है, देखो नस्ल का नाम वो देखना कि कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है और कैसी ऊन की गुणवत्ता होती है। तो हमारा क्या, देखो ये बाखरवाल की बात करेंगे। क्या? बाखरवाल। बाखरवाल पाई जाती है हमारे कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारे ऊनी सोलों के लिए, ठीक है, ऊनी सोलों के लिए। दूसरा हमारा रामपुर बुशियार, रामपुर बुशियार, रामपुर बुशियार, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है नस्ल? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में रामपुर बुशियार नाम की नस्ल पाई जाती है, ठीक है। और किसके लिए? यानी भूरे ऊन वाले कंबल के लिए प्रसिद्ध है ये वाली नस्ल जो, ठीक है, भेड़ों की। नेक्स्ट है नाली। नाली को नली कह देते हैं, ठीक है, नली या नाली। तो ये हमारी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में पाई जाती है और प्रसिद्ध किसके लिए है? गलीचे के लिए। किसके प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध है? गलीचे के लिए। अगला हमारा लोही नस्ल। लोही नस्ल पाई जाती है हमारी पंजाब और राजस्थान में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारे ऊनी वस्त्रों के लिए। किसके लिए? ऊनी वस्त्रों के लिए। अच्छा, क्या नेक्स्ट हमारी मारवाड़ी। मारवाड़ी पाई जाती है गुजरात में, ठीक है, मारवाड़ी। मारवाड़ी का नाम तो गुजरात अपने आप समझ जाया करो। तो ये क्या? मोटी व रुक्ष ऊन कंबल के लिए, मोटी व रुक्ष ऊन कंबल के लिए, ठीक है। और ये क्या है हमारा? ये हमारा पाटनवाड़। देखो 6 के 6 प्रकार हैं। पाटनवाड़ ये कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। पाटनवाड़ गुजरात में। और होजरों के लिए। किसके लिए? होजरों के लिए, ठीक है, होजरी के लिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट। भेड़ों के ऊन को, भेड़ों के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। अब देखो ऊन किस तरीके से होती है और किस तरीके से शुद्ध ऊन बनकर आती है। तो भेड़ों के बालों की कटाई करते हैं सबसे पहले। तो जब पाले गई भेड़ के शरीर के बालों की घनी वृद्धि हो जाती है। देखो इसके अलावा मैं अपने पास से बता रहा हूँ। तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। और जब बाल कब उतारे जाते हैं ये, ठीक है, जब उतार लिया जाता है तो ये प्रक्रिया उनके रेशों की कटाई कहलाती है, ठीक है। भेड़ के बाल हाथ से भी काट लेते हैं, मशीन से भी उतारते हैं। तो बालों को हमेशा गर्मी के मौसम में उतारा जाता है या काटा जाता है, ठीक है, ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण से, ठीक है, ना रहने पर भी कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। और देखते हैं दूसरा चरण आता है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरीके से धोया जाता है, ठीक है। अभिमार्जन बहुत ध्यान रखना है। अभिमार्जन कि अभिमार्जन कौन सा चरण है, ये क्वेश्चन आएगा, भी पूछेंगे। तो क्या किया जाता है? कटाई के बाद रेशों को जो है पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है ताकि उनसे चिकनाई और गर्द निकल जाए, वो धूल वगैरह जो होती है। तो ये क्या क्रिया कहलाती है? अभिमार्जन। ये क्रिया कहलाती है अभिमार्जन। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। देखो कैसे कर रहे हैं। अगला चरण हमारा छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है। इसमें अच्छे रोएदार रेशों की उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग कर लिया जाता है। छटाई का यह काम हाथों अथवा मशीनों से किया जाता है। नेक्स्ट है कताई। उससे अगला चरण क्या था हमारा? कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। इस प्रकार छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है, ठीक है। ये अभिमार्जन कर रही है, धागे बना रहे हैं, ठीक है। अगला है रंगाई। भेड़ अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्राय काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इस रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है ना। उनको जो अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे रंगों में रंगा जाता है, ठीक है। और जो रंग बिरंगे होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? उलझ जाते हैं। नेक्स्ट है ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात इन रेशों को सुलझा, जो रंग बिरंगे उलझ जाते हैं ना, तो इनको सुलझाकर सीधा किया जाता है, फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों में काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग में लाया जाता है। देखो कुछ और जानते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से क्वेश्चन बनता और कहीं से ना बनता। ऊन हमारे
यानी ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविका उपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। परंतु जंतु रेशों की छटाई, देखो जो रुई वगैरह के कारखानों में काम करने वाले लोग होते हैं, तो रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। कौन से द्वारा हो जाते हैं? एंथ्रेक्स नाम के, ठीक है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद एक घातक रोग, ठीक है, कौन सा है? एक घातक रोग कौन सा होता है? सोर्टर्स रोग। कौन सा रोग है हमारा ये? सोर्टर्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। तो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से कौन सा होता है? सोर्टर्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। किसी भी उपयोग में कारीगर द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। उससे अगली बात, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? तीसरा स्थान है, ठीक है, तीसरा। गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की मरीनो भेड़, कहाँ की? न्यूजीलैंड की मरीनो भेड़ों से अच्छी ऊन प्राप्त होता है। तो मरीनो भेड़ कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। तो देखो ये एंथ्रेक्स नाम का जो जीवाणु होता है, ऐसा होता है जब कभी उनके हल्के हल्के रोए जो नाक के द्वारा शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो कुछ सोर्टर्स रोग मतलब कुछ खांसी वगैरह, इस तरीके से कुछ सांस वगैरह सा मर्ज बन जाता है, ठीक है, जो कि उनके लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, संकटदायक यानी कठिन होता है, कष्टदायक होता है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं रेशम। देखो रेशम की बात करते हैं। रेशम दो बार पढ़ा जाएगा अभी आगे आने वाले टॉपिकों में। तो रेशम कैसा है? एक प्राकृतिक रेशा है, ये बात जानते हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। एक क्वेश्चन कंप्लीट। रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के बने होते थे। रेशमी वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ व आकर्षक होते हैं। अब देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में। चीन वर्तमान में समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। तो भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक यानी विश्व का 13% रेशम का उत्पादन करता है। देखो रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती हैं, जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके हुए होते हैं, ठीक है। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर कहते हैं। देखो क्वेश्चन है, जो लार्वा को क्या बोलते हैं? जिन्हें कैटरपिलर कहते हैं। और क्या कहा जाता है? इल्ली या लार्वा भी कहा जाता है। ये पेड़ों की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों की वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता है, जो प्रोटीन युक्त होता है। और लार्वा अंग्रेजी की संख्या, जो लार्वा की जो होता आकार होता है, वो अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को क्या कर लेता? लपेट लेता है ना, लपेटता जाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित होता है। देखो लार्वा के बाद क्या बनेगा? लार्वा बनेगा प्यूपा में, ठीक है। रेशम के कीट से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोया या कोकून कहते हैं, ठीक है, कोया या कोकून कहते हैं। कोकून भीतर से ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। देखो ये वयस्क है, ये क्या है? वयस्क रेशम कीट है। ये कोया या कोकून है। एक चीज़ और, जिस खोल में ये बंद होते हैं कोया या कोकून, इनमें क्या किया जाता है? तो ये जब अपना खोल छोड़ते हैं तो इसको किया जाता है पानी में ये रंग बिरंगा हो जाता है। इसको पानी में गलाकर जो औरतें एड़ियों पर महावर लगाती हैं ना, उस महावर जो इसी से बनाया जाता है। देखो आगे आएगा पढ़ेंगे, ठीक है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं तथा अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। देखो क्रियाकलाप दे रखा, क्रियाकलाप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो हमें पढ़ना है वो पढ़ लिया है। रेशम कीट पालन, ठीक है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन का विज्ञान क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन। और क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन कोई ना पूछता, सेरीकल्चर पूछेंगे। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक, मैसूर और तथा बंगलुरु में है।
सेरीकल्चर का केंद्र कहाँ पे है हमारा? कर्नाटक, मैसूर, यानी कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य में ही है। कर्नाटक के अतिरिक्त और राज्य आ जाते हैं हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और क्या है हमारे जम्मू कश्मीर, असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड के नैनीताल और हल्द्वानी में भी रेशम कीट पालन में अग्रणी हैं। ठीक है, जिनके नीचे अंडरलाइन हो रहा मोस्ट इंपोर्टेंट ये, असम तथा झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय रेशम कीट पालन ही है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो ये तो सब कर ही देगी, हमने पढ़ लिया है। एक चीज और आ रहा, देखो इसमें क्या लगभग 25 से 30 दिनों में, क्या हमारा 25 से 30 दिनों में लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों से बाहर आने लगते हैं। ठीक है, इसलिए बांस के ट्रे में छोटी रेखी टहनियाँ रखी जाती हैं जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। देखो कोकून से रेशम प्राप्त करना, पूर्ण कोकून बन जाने पर उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने तक पूर्ण कोकून को एकत्रित करके उन्हें, ठीक है, उबलते पानी में लगभग 10-15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे, ठीक है, रेशों के बीच 10-15 मिनट तक कहाँ पर डाला जाता है? वो उबलते हुए पानी में डाल दिए जाते हैं जो कोकून होते हैं, उसको अलग कर दिया जाता है जो कीट होता है। ठीक है, उसके रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है। जो कोकून के चारों ओर लिपटे हुए रेशे हैं ना, उनके बीच जो चिपकने वाला पदार्थ है, जो उसकी लार थी, वो घुल जाती है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं। ध्यान देने की बात है, यदि प्यूपा से वयस्क कीट, क्या हमारा यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वो कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे कोकून से प्राप्त रेशम की गुणवत्ता क्या हो जाती है? निम्न स्तर की हो जाती है। मतलब उसे जबरदस्ती छीनते हैं तो सही वाला है, अपने आप काटते हुए निकलेगा तो वो बेकार रेशम हो जाएगा। ठीक है, रेशम के रूप के उपयोग के लिए कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम रीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में 4 से 8 कोकून हो गए, ठीक है, 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग विशेष मनी द्वारा की जाती है, मशीनों द्वारा रेशम के धागों से सुंदर रंगाई की जाती है और बुनकरों द्वारा रेशम इन रंग बिरंगे धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। ठीक है, और देखो रेशम की जो है हमारी कुछ गुणवत्ता हैं, अच्छी क्वालिटी हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो कौन सी? एक तो टसर रेशम है, मूंगा रेशम है और कोसा रेशम, एरी रेशम, 4 प्रकार के रेशम। टसर रेशम, मूंगा रेशम, देखो टसर रेशम, मूंगा रेशम, और कौन सा हमारा? टसर रेशम आ गया, मूंगा रेशम आ गया और कोसा रेशम, एरी रेशम। ये सब हमारे इनकी 4 क्वालिटी हैं। ठीक है, तो ध्यान करेंगे इनका। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ पॉइंट है इनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हमारा? पहला पॉइंट है हमारा रेशम कीट के एक कोकून से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक, कौन से? 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक का लंबा रेशमी धागा निकलता है। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए, 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए कितनी? लगभग 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। रेशम कीट पालन लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त न करके उन्हें रेशम कीट, ठीक है, रेशम कीट बनाने से तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वे रेशम के निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्रारंभ कर सकें। अब देखो दैनिक जीवन में जंतुओं के रेशों की उपयोगिता और महत्व। ठीक है, ये हम अपने दैनिक जीवन में जिन जंतुओं के रेशों का उपयोग करते हैं उनमें से प्रमुख रूप से भेड़ के बालों से प्राप्त ऊन तथा रेशम कीट से कोकून से प्राप्त रेशमी धागे हैं। ठीक है, रेशम कीट से प्राप्त रेशमी धागे हैं। इन जंतुओं के रेशों का उपयोग विविध प्रकार के वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। ऊन की उपयोगिता, मनुष्य ऊन का स्वेटर, शॉल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट आदि बनाने में करता है। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ठंड से बचने के लिए किया जाता है। ऊनी रेशों के बीच वायु की अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करती है।
इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है। कालीन, गलीचे, पावदान तथा अन्य घरेलू सामग्रियां बनाने के लिए भी ऊन का उपयोग किया जाता है। अब रेशम की उपयोगिता की बात करते हैं। ठीक है, रेशम से बने वस्त्र हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत व टिकाऊ होते हैं। रेशमी वस्त्र पहनने आरामदायक होते हैं, इसलिए इनसे बने वस्त्रों का उपयोग किसी भी मौसम में बहुतायत से होता है। भारत में रेशमी धागों से बनी बनारसी साड़ियाँ, देखो बनारसी साड़ी जो किससे बनी हुई होती है हमारी, रेशमी सी। ठीक है, रेशमी धागों से बनी हुई बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली। ठीक है, क्या हमारे घाघरा चोली, चूड़ीदार, शेरवानी अत्यधिक प्रचलित हैं, जिन्हें विशेष अवसरों पर पहना जाता है। आजकल कृत्रिम रेशम से बने वस्त्रों का उपयोग चलन में अधिक है। ठीक है, वस्त्रों के अतिरिक्त रेशम से अन्य वस्तुएं, रेशम से कौन कौन सी, पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाँके, जो टाँके ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले हैं वो टाँके भी रेशम के बनाए जाते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप नहीं पढ़ेंगे, फालतू कुछ नहीं। तो क्रियाकलाप क्या, शुद्ध रेशम और अशुद्ध रेशम की पहचान करनी है। तो इसमें क्या करा, रेशम का धागा लाना है, एक शुद्ध, एक कृत्रिम का, एक प्राकृतिक का, दोनों को जला दो। ठीक है, तो क्या करना, जो कृत्रिम जो रेशम, जो हमारे कृत्रिम रेशम है वो जलते हुए सुखड़ कर गोल हो जाते हैं। ठीक है, उनमें से एक विशेष गंध निकलती है, बदबू सी। और जो प्राकृतिक होते हैं वो सीधे जल जाते हैं, सूती वस्त्र की तरह। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो क्या है। भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किए जाते हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है, एक नज़र डाल लेते हैं। भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी आदि के त्वचा बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के पालन का विज्ञान, यानी रेशम कीट के पालन, यानी रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। कोकूनों से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ऊन से स्वेटर, शॉल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार, शेरवानी आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें विशेष अवसर पर क्या हो जाता है, पहना जाता है। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारे एक टॉपिक थे, कुछ पॉइंट आ गए थे, ये पढ़ लिए हमने शॉर्ट में, और आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखो, ये कुछ हमारे विकल्प हैं, इनको देख लेते हैं। तो जल्दी से हमारा जो पहले विकल्प का आंसर देंगे, पहले विकल्प का आंसर क्या होगा हमारे, ठीक है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। ऊन धारण करने वाले जंतु कौन कौन से, देखो हमारा ऊंट और याक भी से भी ऊन मिलती है, एल्पेगा तथा लामा से भी मिलती है, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी से मिलती है, सबसे मिलती है ना इनसे। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या आ जाएंगे हमारे, उपरोक्त सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट है, तो पहले वाले का ऑप्शन क्या था हमारा, उपरोक्त सभी, सभी के सभी से ऊन मिलती है। भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। भेड़ और रेशम कीट भैया शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक, तो ये सब शाकाहारी होते हैं। ठीक है, भेड़ तथा रेशम कीट। ठीक है, भेड़ों से चिकनाई, धूल, गर्त निकालने से की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है, अभी पढ़ाया था, अभिमार्जन। ठीक है, चिकनाई, धूल, गर्त वगैरह निकालने की क्रिया हमारी कहलाएगी अभिमार्जन। ठीक है, संसाधन का मतलब सही तरीके से साफ करना, रीलिंग मतलब लपेटना, कटाई छटाई, उनको काटना और छांटना। और देखते हैं नेक्स्ट, रेशम है, देखो क्या है रेशम। रेशम बताना, मानव निर्मित रेशे, पादप रेशे, जंतु रेशे और उपरोक्त सभी। मतलब देखो, मानव निर्मित भी हैं, पादप भी हैं, जंतु भी हैं, तो सभी प्रकार के रेशे हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका हमारा, उपरोक्त सभी, सभी प्रकार के रेशे हैं हमारे रेशम। तो फ्रेंड्स ये तक थी समरी इसकी पाठ की, और जितने जो बनने वाले क्वेश्चन थे, जो हमारे टेट में आने वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए हमारे वीडियो और शेयर भी कीजिए, ताकि हम आपको नई नई जानकारी प्रदान कर सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।